जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है अब्दुल बासित साहब। आप पाकिस्तान की और इस खित्ते की जितनी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऊपर बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं और दुनिया के बड़े न्यूज़पेपर्स में लिखते भी हैं। बासित साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। Kima sir, good to be back on your show. Thanks for inviting me. थैंक यू फॉर योर टाइम बासित साहब। बासित साहब, आज आपसे रिक्वेस्ट की ताकि हमें ये पता चल सके कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा दहशतगर्द जमातों ने हमले करना शुरू कर दिए हैं। ज़रा हमें ये ट्रेंड समझाएं कि क्या पाकिस्तान की जो रियासत है वो इन हमलों को रोक नहीं पा रही। जो ग्रुप्स हैं, भले वो टीटीपी हो, बलोच मिलिटेंट्स हों या दाइश वगैरह हो, वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गए हैं। व्हाट इज़ एन इशू? मसला क्या है कि दोबारा हमले होते हैं, दोबारा हम कहते हैं कि अब बस हो गई, अब नहीं हम होने देंगे, फिर वो हमले होते हैं, फिर हम कहते हैं अब हम नहीं होने देंगे। एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन एट दिस मोमेंट? आपकी क्या रिसर्च क्या कहती है? ये दोबारा तो नहीं है, ये कंटिन्यूटी में हमले हो ही जा रहे हैं कीमा साहब। हाँ, ये है कि अब उनकी इंटेंसिटी बढ़ गई है और उनकी जो आउटरीच है, ज्योग्राफिकल आउटरीच, यानी एक्स फाटा से केपी, केपी से बलूचिस्तान। हमने देखा इस महीने में 6 सितंबर को चित्राल पे भी एक बड़ी असॉल्ट आई थी। तो इनकी शिद्दत में इजाफा हो गया है। तो अगर इसकी एवोल्यूशन को हम देखें पिछले 3-4 साल के अंदर, तो पहले ये था कि एक रीग्रुपिंग हो रही थी इन नेटवर्क्स की, इनको आप मिलिटेंट और इंसर्जेंट नेटवर्क्स कह सकते हैं। और उसके बाद एक रिकंसोलिडेशन, रीग्रुपिंग का पीरियड था। जैसे ही रिकंसोलिडेशन और रीग्रुपिंग हुई, फिर हमने देखा कि जो वायलेंस था, उसके जो लेवल थे, जो 2015 से 2019-20 में कंट्रोल में आए थे, बहुत ही नीचे चले गए थे। उनके अंदर फिर एक सब्सटेंटिव इंक्रीज हुई, बहुत ज्यादा वायलेंस बढ़ गया। यानी एक इंडिकेटर अगर दूं, तो ओपन सोर्स डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में अफगान तालिबान के टेक ओवर से लेके आज तक, यानी पिछले 2 सालों में मिलिटेंसी की जो नंबर है टेररिस्ट अटैक्स का, उसमें 73% का इंक्रीज है, विच इज वन इंडिकेटर कि किस तरीके से वायलेंस यहाँ पे ज्यादा हुआ है। तो रिकंसोलिडेशन, रीग्रुपिंग के बाद वायलेंस हुआ। और अब वायलेंस के बाद जो मुझे लगता है चीमा साहब, अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। यानी ये मिलिटेंट ग्रुप नए फ्रंट्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है, एवोल्यूशन के साथ जो दूसरा एस्पेक्ट है, वो है कि ये एक मल्टी फैसेटेड थ्रेट, जैसे आपने कह दिया। इसमें बलोच इंसर्जेंट्स है, उनकी एवोल्यूशन है फ्रॉम अ ट्राइबल मूवमेंट टू अ मिडिल क्लास स्ट्रगल। और उन्होंने ज्यादा एक्सट्रीम टैक्टिक्स सच एज सुसाइड टेररिज्म भी करना शुरू कर दिया है। आपके प्रोग्राम्स में हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर टीटीपी है। टीटीपी पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, और इवन के फ्रॉम अ सोशल मीडिया स्टैंड पॉइंट अपने प्रोपेगेंडा में ज्यादा स्मार्ट और सेवी नजर आती है। और अब जो नया थ्रेट एक नजर आ रहा है, जो पहले शायद पेपर थ्रेट था या एम्प्टी थ्रेट था, कभी कभी कोई अटैक करते थे, लेकिन अब ये एक सब्सटेंटिव थ्रेट के तौर पे नजर आ रहा है। वो है आईएसकेपी, ये जिसको हम लोकल लैंग्वेज में दाइश खुरासान कहते हैं। जैसे तालिबान ने उनको अफगानिस्तान में सप्रेस किया है, उनके कुछ एलिमेंट्स यहाँ आ गए हैं और वो ग्रुप अपनी बैटल ऑफ सर्वाइवल लड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे उसने बड़े बड़े अटैक किए, JUIF की रैलीज पे। हाफिज हमदुल्ला एक उनके लीडर है, उन पे मस्तोंग में किया। फिर मस्तोंग में अब उन्होंने उस दिन 28 सितंबर को ईद मिलादुन नबी के एक जुलूस के ऊपर अटैक कर दिया, जिसमें तकरीबन 50 से ज्यादा लोग जो है वो शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, उनकी जो फैमिलीज है उनको सब्र दे। अ, अ, तो आई थिंक दाइश खुरासान एक बड़े थ्रेट के तौर पे भी अब इमर्ज कर रहा है। और आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, तो वो सॉफ्ट टारगेट्स को हिट कर रहा है। तो इलेक्शन रैलीज को ये ग्रुप टारगेट करेगा, ताकि अपनी प्रेजेंस और अपनी रेलेवेंस को ज्यादा बढ़ाए यहाँ पे। तो इन नट शेल चीमा साहब, बलूचिस्तान के अंदर हमें ना सिर्फ एथनो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंट वायलेंस नजर आ रहा है, बल्कि ये जो रिलीजियसली इंस्पायर्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो टीटीपी हो
या दाइश खुरासान हो, और एक नया ग्रुप तहरीक जिहाद पाकिस्तान टीजेपी के नाम से वो भी एक्टिव नजर आता है। इसी तरह केपी के अंदर जो है ये अनफोल्ड कर रहा है, और अब हमें ये नए फ्रंट्स खोलते हुए नजर आते हैं जैसे चित्राल। आई थिंक रिकंसोलिडेशन रीग्रुपिंग के बाद वायलेंस की सर्ज हुई, और सर्ज के बाद एक एक्सपेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अब हमें नजर आती है। इसका डायरेक्ट लिंक है तालिबान के टेक ओवर के साथ। अगेन ये चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, इसका मैं सिर्फ उनको रिपीट कर रहा हूँ रिकॉर्ड के लिए। इसका डायरेक्ट लिंक है उस काउंटर प्रोडक्टिव पीस टॉक्स के साथ जो इमरान खान की हुकूमत और जो जिसको हम हाइब्रिड रिजीम कहते हैं, जनरल बाजवा, जनरल फैज, इमरान की, उन्होंने जो पीस टॉक्स की वो काउंटर प्रोडक्टिव थी, और उसकी वजह से एक मोमेंटम टूट गया और इनको एक लेजिटिमेसी और एक स्पेस मिली। उस स्पेस को आज तक वो मिलिटेंट एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसका ताल्लुक है हमारी गलत प्रायोरिटीज के साथ, जिसके अंदर जो हाइब्रिड रिजीम के अंदर जिस तरह हमारी मिलिट्री सक इन हुई, और वो अपनी प्राइमरी ड्यूटी से उन एरियाज में देखना शुरू हो गई क्या जो शायद उनका काम नहीं था, आज भी नहीं है। तो उससे जो हमारा सिटी का मोमेंटम था वो टूट गया चीमा साहब। और जब सिटी का मोमेंटम टूटा है तो अब हम एक प्रोएक्टिव काउंटर टेररिज्म अप्रोच से दोबारा एक रिएक्टिव काउंटर टेररिज्म अप्रोच में चले गए, जहाँ पे अब जो कुछ हम कर रहे हैं वो एक फायर फाइटिंग अप्रोच है। आखिरी पॉइंट कहता हूँ कि मुझे लगता है कि हमारा काउंटर टेररिज्म का जो फ्रेमवर्क है वो अब इट हैज रन इट्स कोर्स कीमा साहब, वो रेलेवेंट नहीं रहा। ये एक इवॉल्व सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है, ये इवॉल्व्ड एसिमेट्रिक मिलिटेंट थ्रेट्स है, जिसके लिए जो हमारी सिटी का फ्रेमवर्क है वो अब इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा। तो आपको एक मेजर रीथिंकिंग की जरूरत है कि अब आप इसको कैसे टैकल करेंगे, उस पर बात हो सकती है। बट यस, ये है जी एक खुलासा मुद्दा जो आज की डेट में हमें नजर आ रहा है। बस अब ये बताइएगा, एक सवाल मेरे जहन में आता है कि क्या ये बात ठीक है कि पाकिस्तान के जो जो स्ट्रेटेजिक, जिन्हें आप कहते हैं कम्युनिटी कह लें आप, उसमें फॉरेन ऑफिस को डाल लें, सो कॉल्ड पॉलिटिकल क्लास को डालें और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को डालें, दे हैव फेल्ड दे हैड फेल्ड टू गेज कि अफगानिस्तान 2021 के बाद जो है वो ऐसा होगा। यानी कि अफगानिस्तान जो अभी अफगानिस्तान है, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी हमारे साथ ऐसा होगा। ये हम फेल हो गए हैं इसको समझने में। अमूमन कहा जाता है कि स्टेट्स जो है वो प्रोडिक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ये जितनी बातें की हैं, आपने कहा इसका जैसे भी है ये लिंक राइज ऑफ तालिबान के साथ है, ये सारा कुछ जो आपने मेजोरिटी में बात की है। सो मेजर रीजन वही है। मेजर रीजन वही है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिर हम जो अफगानिस्तान अगस्त 2021 के बाद इसका कैसा मेकअप होगा, इसकी हमारी रियासत को समझ ही नहीं थी और हम समझ ही नहीं पाए ऐसे हो सकता है कि हम हमारे साथ ऐसे, हमारी रियासत के साथ ऐसे तालिबान कर सकते हैं। ये बात में कोई वजन है? देखिए, एक पॉइंट मैं और ऐड कर दूं जिसका ताल्लुक इससे बनता है, वो है अमेरिका का क्लमजी विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान एज वेल। एक इररिस्पॉन्सिबल विड्रॉल हम उसे कहते हैं, और ये बिल्कुल ठीक है। द मैनर इन विच द यूएस विड्रू फ्रॉम अफगानिस्तान इज वाज काउंटर प्रोडक्टिव, और वो उसने काफी सारी चीजों की डायनामिक्स को तब्दील कर दिया। वो उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से शायद देखा जा रहा था। वो जो पूरा एप्पल कार्ट था वो डिस्टर्ब हो गया। um, देखिए, पॉलिसीज के इंटेंडेड और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आप फोर्सी करते हैं, लेकिन आप अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये कहना कि रियासत को या जिन इदारों का ये काम है दे डिड नॉट सी इट कमिंग, दे सॉ इट कमिंग, उसका एक इंडिकेटर ये है कि जब जनरल बाजवा और जनरल फैज ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो पार्लियामेंट की इन कैमरा ब्रीफिंग में पहली बार जब हमारी फौज की आला क्यादत ने यह कहा कि टीटीपी और अफगान तालिबान तो एक सिक्के के दो रुख हैं, ये एक बहुत बड़ी फंडामेंटल शिफ्ट थी उस प्रीवियस पोजीशन से जो 2 डेकेड से
हमारे रियासती इदारों ने ली हुई थी कि जी ये तो दो मुख्तलिफ ग्रुप है, एक फॉरेन ऑक्यूपेशन से लड़ता है और दूसरा तो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा है, जो एक इस्लामी रियासत है, तो मुस्लिम रियासत है, तो उसमें जिहाद का तो कोई जवाब नहीं बनता। तो ये 2 डेकेड से ये नैरेटिव, और फिर एकदम ये कहना कि ये तो दो एक सिक्के के दो रुख हैं, यकजान दो काले, ये जो भी होता है वो है, हैंड इन ग्लव है। तो उससे आपको क्लियरली पता चल जाता है कि दिस सॉ इट कमिंग। और जो उनका एक इसके ऊपर रीडिंग थी वो ये थी कि एक अमरीकी ग्रेजुअल विड्रॉल होता, जिसके अंदर एक पावर शेयरिंग में तालिबान और जो अशरफ गनी की हुकूमत थी, ये जिसको अगर आप रिपब्लिक कह लें, तो उनके अंदर को कॉम्प्रोमाइज होता। अब जैसे ही अमेरिका ने एक क्लमजी विड्रॉल किया, अनड्यू हेस्ट में निकले, तो अशरफ गनी ने पैनिक करके काबुल छोड़ दिया। एंड तालिबान होली सोली अफगानिस्तान के इक्तदार के अंदर आ गए, और फिर वो काफी एग्रेसिव एटीट्यूड उनका हो गया, उससे टीटीबी काफी एम्बोल्डन हुई। तो आई थिंक ऐसा कहना तो गलती होगा कि दे डिड नॉट सी इट कमिंग, लेकिन इस लेवल की रिसर्जेंस होगी मेरा ख्याल है वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल ही होता है। वो जब तक आप उसको अनफोल्ड होता हुआ देख ना लें, वो फिर आप वो उसको उसको आप नहीं देख सकते। आई थिंक हमने बॉर्डर फेंसिंग की, वी थॉट के बॉर्डर फेंसिंग से ये मामला इतना सिंपल है कि बॉर्डर को फेंस करेंगे, उसको फिजिकली मैन करेंगे, ड्रोन से सर्वेलेंस करेंगे, तो और हमारी काउंटर टेररिज्म की कैपेसिटी अब बेहतर हो गई है। हम फाटा में रियासती इदारों ने कितने साल गुजारे, ऑपरेशंस किए, क्लियरेंस की, अब वो टेरेन को जानते हैं, बॉर्डर को बेहतर समझते हैं। पहले हिस्ट्री में 9/11 या 9/11 से पहले कभी उस बॉर्डर पे फौज लगी नहीं थी, अब 2 डेकेड से मौजूद है, तो उन्हें पता है क्या थ्रेट है, कौन से लोग हैं, क्या एनवायरनमेंट है, क्या ट्रेंड्स है, तो डील कर लेंगे। लेकिन पता यही चला कि इतना आसान नहीं था जितना या जो जो समझ रहे थे वो नहीं था। तो आई थिंक लैक ऑफ इमेजिनेशन इसमें आप कह सकते हैं, लेकिन लैक ऑफ अल्टरनेटिव वायबल ऑप्शंस भी जो है वो इसके अंदर कार फरमा है। ये इंटेंडेड एंड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं ऑफ अमेरिकन विड्रॉल एंड आर सपोर्ट फॉर द तालिबान regime, एंड नाउ वी आर डीलिंग विद इट। अमेरिका हैज मूव्ड ऑन। वो चाइना के साथ जो उनकी ग्लोबल राइवलरी है अब उसमें फुली इन्वेस्टेड है। टेररिज्म इज अ वेरी इवेंट ड्रिवन इशू फॉर द वेस्ट एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी। वो अपने डोमेस्टिक टेररिस्ट थ्रेट को तो देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को एक वर्बल सपोर्ट के अलावा कोई यहाँ से और किसी किस्म की कोई असिस्टेंस मिल नहीं रही। सो आई थिंक दिस इज वेयर वी स्टैंड। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिस इज वेयर वी स्टैंड। तो इसमें ये जो दोबारा एक फैक्टर आया जी, वो रॉ कर रही है जी, वो इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं, ये तो एक पिटा घिसा पिटा सा एक आर्गुमेंट है। ऑब्वियसली दिस इज होस्टाइल एजेंसीज कुछ ना कुछ करती रहती हैं, या आपको लगता है कि दिस इज फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन? अच्छा, इसमें इसको थोड़ा ऐड कर लीजिएगा, साथ में थोड़ा ये भी बात सा बता दीजिएगा, आपने जो बात की कि सिटी मोमेंटम जो है वो खत्म हो गया था, वी लॉस्ट द सिटी मोमेंटम, और उसके वो बिकॉज द स्टेट गॉट इंगेज्ड विद अदर हाइब्रिड सिस्टम एंड ऑल दैट। आपको लगता है कि तो प्रॉब्लम जो है वो इसको मैसिव फोर्स का इस्तेमाल ना करना है और अटेंशन डाइवर्ट होना, ये सबसे बड़ा मसला है, या कि ये जो आपने शुरू में कहा था रीग्रुपिंग जो है ये भी एक, दे आर आल्सो कमिंग विद द फुल फोर्स, इसको भी आप समझते हैं कुछ? तो पहले पहला पार्ट उठा लेते हैं कि इसमें हॉस्टाइल एजेंसीज की कितनी इन्वॉल्वमेंट है। देखें, जैसे आपने कहा कि अगर आप इंटरनली ट्रबल्ड है और वल्नरेबल है और आपकी मल्टीपल सॉफ्ट बैलीज प्रोमिनेंट हो रही हैं, तो कोई भी राइवल स्टेट की एजेंसी जो है विल हिट योर अंडर सॉफ्ट बैली। लेकिन ये कहना कि ये जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे हॉस्टाइल, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है जी। ये फंडामेंटली एक होम ग्रोन थ्रेट है जो हमारी गलत पॉलिसियों, मिसमैनेजमेंट का
अफगान पॉलिसी जिसमें हमने तालिबान को सपोर्ट किया, और जो हमने यहाँ पे हाइब्रिड रेजिम के एक्सपेरिमेंट चलाए और अपनी अटेंशन डाइवर्ट की, ये उसकी फंडामेंटल आउटकम है। इफ समवन इज फिशिंग इन योर ट्रबल्ड वाटर्स, तो वो एक बहुत ही माइनर फैक्टर है, उससे ज्यादा नहीं है। इसके मेजर फैक्टर्स वही हैं जो मैंने आपको बता दिए और आपने भी उनको गिना है, एंड आई थिंक वही है। अब आगे चलते हैं। रीग्रुपिंग जो है और जो हमारा सीटी का मोमेंटम लॉस, देखिए सीटी और क्या ताकत का जो है वो बेदरेग इस्तेमाल होना चाहिए, डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स, क्या एक स्लेज हैमर काउंटर टेररिज्म की, मेरा नहीं ख्याल। मोमेंटम की जहां तक ताल्लुक है, बाय मोमेंटम आई मीन कंसिस्टेंसी ऑफ काउंटर टेररिज्म अप्रोच। जब एपीएस 2014 का जो एक अलमनाक वाकया था, जो पेशावर में हुआ दिसंबर 2014 में, उसके बाद एक नेशनल कंसेंसस जैसे भी आया वो आ गया था, और उसके तहत ऑपरेशंस हो रहे थे जो रिजल्ट दे रहे थे काइनेटिक डोमेन के अंदर। और हमारी नॉन काइनेटिक या जो सॉफ्ट काउंटर टेररिज्म है, जिसको काउंटर नैरेटिव्स कहा जाता है, अल्टरनेटिव नैरेटिव्स प्रिवेंटिंग एंड काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की जो इनिशिएटिव्स है, वो भी ग्रेजुअली फिर जो है वो इवॉल्व होना शुरू हो गए थे। तो वो मोमेंटम टूट गया कीमा साहब। यानी हमें करना ये चाहिए था कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स और फ्रेमवर्क्स डेवलप करने चाहिए थे कि ये थ्रेट हमारे साथ है, और उसने हमें इतनी रेपुटेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कॉस्ट, इसकी हमने ह्यूमन कॉस्ट पे की है, तो अब इसको हम दोबारा सर नहीं उठाने देंगे। उसके लिए जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स चाहिए थे उनमें हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया। यानी यहाँ पे गैर संजीदगी का ये आलम था कि एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में नेक्टा की, जब टेररिज्म की थ्रेट काफी नीचे चली गई, तो उनके एक नेशनल कोऑर्डिनेटर ने कहा जी नेक्टा बंद कर दे, क्योंकि नेक्टा की जरूरत नहीं है। यानी आपकी जो प्रीमियर काउंटर टेररिज्म की बॉडी है उसको 2018-19 में आप बंद करने का सोच रहे थे। ये तो गैर संजीदगी का आलम था। और फिर हमारे रियासती इदारे, आपको पता है वो, अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग, वो जिन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग्स में पड़ गए जो बाद में उनके गले पड़ गई, तो वो फिर सिटी से, और फिर इसमें पीटीआई की गवर्नमेंट का बड़ा लेन देन है चीमा साहब, इन सेंस के उन्होंने सिटी को वो पॉलिटिकल ओनरशिप दी ही नहीं जो देनी चाहिए थी। वो अपने पॉलिटिकल रिटोरिक की प्रिजनर बन गई पीटीआई, क्योंकि जाते जाते, और मैं ये कह दूं ये सही नहीं था, एक अच्छी डॉक्यूमेंट थी नेशनल यू नो नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2000 2018 2023 या इस तरह, 2018 में एक इलैप्स हुई थी और एक नई बनाई थी। ठीक है, वो नई बनाई थी विच इज अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट बाय द वे। लेकिन एक आउट गोइंग गवर्नमेंट को क्या जरूरत थी हसन इकबाल साहब को कि वो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट वो छोड़ देते, उसको काम करके भी छोड़ देते, लॉन्च ना करते, और पीटीआई की गवर्नमेंट पे छोड़ देते कि वो उसके ड्राफ्ट को अडॉप्ट करती, अमेंड करती, अपनी लाती, जो भी करती। वो ड्राफ्ट उन्होंने अडॉप्ट करा दिया, वो निस्प 2.0 जिसको कहते हैं, वो डॉक्यूमेंट आ गया। क्योंकि जो चौधरी निसार वाली थी वो इलैप्स कर गई थी। अब जब नई डॉक्यूमेंट मौजूद थी तो पीटीआई जो है वाज कॉट इन अ नो मैन्स लैंड इन अ सेंस चीमा साहब के। वो तो एक निस्प को इसलिए अडॉप्ट करने के लिए नहीं तैयार थे कि वो पीएमएलएन का डॉक्यूमेंट था, तो वो अगर वो अडॉप्ट करते तो पहली क्रिटिक आती कि वो देखे जी इन्होंने तो हमारा डॉक्यूमेंट लिया है, इनको तो काम नहीं करना आता, इनकॉम्पिटेंट है। और अपना डॉक्यूमेंट लाने से इसलिए कतराते रहे कि अगर हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा पॉलिसी का वो इससे इंफीरियर हुआ तो भी हमारा तवा लगेगा। और इस पूरी ये जो पूरी बैक एंड फोर्थ था चीमा साहब, इसके अंदर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन वी वर लकी इन अ सेंस कि चूंकि यहाँ पे टेररिस्ट इंसिडेंट बहुत ही कम हो रहे थे, तो हमने समझा कि अब जरूरत नहीं है। और वो कॉम्प्लेसेंसी फिर जब आगे आके कल्मिनेट करती है इन द तालिबान टेक ओवर, तो वो पूरी रीग्रुपिंग फिर जो हुई, वो जो ना इन अ वे इट क्रैश्ड ऑन आवर हेड। तो मेरा ख्याल है इसकी गलत प्रायोरिटीज,
और फिर मेरा जो ताकत का इस्तेमाल है वो को बेजा ताकत के इस्तेमाल की जरूरत नहीं थी, एक कॉन्टिन्यूटी की जरूरत थी, बेटर कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी, बेटर इंटर इंस्टीट्यूशनल इंट्रा इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन की जरूरत थी, इंटेलिजेंस को ज्यादा बेहतर एक्शनेबल एक्यूरेट होना चाहिए था। मेरा ख्याल है हमारी कॉन्फ्लिक्ट के ट्रेंड लाइंस को पढ़ने की जो कैपेबिलिटी है, जो एक्यूमेन है, उसको ज्यादा शार्प होना चाहिए था। मैं बाहर बैठा हूं, अगर हमें ये लग रहा था, यानी हम, मैं, मेरे जैसे काफी सारे और लोग, जाहिद हुसैन है, काफी और एनालिस्ट है, एक नाम नहीं है उनमें, वो लगातार ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पे वायलेंस तो कम हो गया है काउंटर टेररिज्म की वजह से, लेकिन जो फैक्टर्स ऑफ रेडिकलाइजेशन है और एक्सट्रीमिज्म है, जैसे इंटॉलरेंस हो गई। यानी आप देखें कि जब पाकिस्तान में वायलेंस कम था, तो पाकिस्तान की सड़कों पे टीएलपी तरीके लबैक पाकिस्तान की आउटफिट जो थी वो ब्लास्फेमी को लेके सड़कों पे बाहर निकली हुई थी। आज भी आप देखें तो वो जो इबादत गाह है अहमदिया कम्युनिटी की, उनको डिमोलिश करते फिर रहे हैं। आप जो सर्वे आया उसमें इमरान खान के बाद जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर, यानी मियां नवाज शरीफ से भी पॉपुलर लीडर जो गैलप का सर्वे है उसमें साद रिजवी है। तो ये हो रहा था ना कि वायलेंस तो कम था, लेकिन कन्वर्सली रेडिकलाइजेशन ज्यादा हो रही थी। अब रेडिकलाइजेशन को टैकल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं होता, बयानिए की जंग होती है, यानी नैरेटिव की वॉरफेयर है। यानी ये वॉरफेयर है कि किसके हुज आइडियाज आर बेटर। यहाँ पे चाहिए था रियासत को कि अपनी क्रेडिबिलिटी को असर्ट करती, अपनी रिट को असर्ट करती, ठीक है, अपनी मॉरल रिट असर्ट करती, विद बेटर सर्विस डिलीवरी, डेमोक्रेसी को फ्लरिश होने देती, पीसफुल वेज ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविज्म को प्रमोट करती। यानी लोग पुरअमन सियासत के जरिए अब सोसाइटी में चेंज लाए, ना कि डंडे के जोर पे या बंदूक के जोर पे लाए। लेकिन वो यहाँ पे नहीं किया गया, यहाँ पे वो विच हंटिंग शुरू कर दी गई, और अनफॉर्चुनेटली उसकी फिर एक प्राइस है जो अब हम पे कर रहे हैं। तो मैंने बहुत ही एक डिसऑर्गेनाइज्ड और फैला हुआ जवाब दिया आपके सवाल का, लेकिन यही है, हॉस्टाइल एजेंसीज का इसमें बहुत ही मिनिमल रोल है। फंडामेंटल जो फैक्टर्स है वो कुछ और है। फिर यहाँ पे हमारी प्रायोरिटीज जो है उसका ऑर्डर सही नहीं रहा, और फिर वो मोमेंटम हमने नहीं दिया। यानी काउंटर टेररिज्म से काउंटर रेडिकलाइजेशन पे हमें जाते हुए मेच्योर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हमारे पास होते, कि जैसे ही ट्रेंड की लाइंस इवॉल्व करती, हम उसके अकॉर्डिंगली एक निम्बल हमारे पास टूल किट होती जिसको हम एडजस्ट करते रहते। हमने इस कॉन्फ्लिक्ट को उतना शार्पली पढ़ नहीं सके जो पढ़ना चाहिए था, लेकिन ये इनपुट्स अवेलेबल थी चीमा साहब, ये फोर वार्निंग्स अवेलेबल थी कि तालिबान के टेक ओवर से यहाँ पे जो एक रेजुविनेटिंग इम्पैक्ट आएगा वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा हमें, उसके लिए हम तैयार ही नहीं थे। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट जो यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एक इकोनॉमिक स्लो डाउन है, दैट हैज फर्दर वर्सनड द क्राइसिस। यानी अभी आपकी पॉलिटिकल और फाइनेंशियल बैंड विथ ही नहीं है कि आप एक बड़ा ऑपरेशन कर सको। तो एक एडहॉक सीटी पे हम काउंटर टेररिज्म की अप्रोच पे आ गए हैं, या हम डे टू डे चल रहे हैं चीमा साहब, रिएक्ट करते हैं अटैक्स को, फायर फाइटिंग कर रही है, वो हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच का मोमेंटम उड़ गया है। तो एक बासित साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत बड़ी चार्ज शीट है जो आपकी तरफ से है, और इसमें बाकी सही है कि हम उसको उस तरीके से नहीं कर सके जितने, बीइंग एन एपिसेंटर ऑफ एवरीथिंग, नोइंग अफगानिस्तान, नोइंग आवर पोजीशन इन द रीजन, जिस तरह हमें प्रोएक्टिवली देखना चाहिए था। हम कभी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मसरूफ़ हो गए, और अगर हमने काउंटर टेररिज्म की भी है तो हम काउंटर रेडिकलाइजेशन में उसमें नहीं गए, नए नए इन सब को रीग्रुप होने दिया। फिर इवन के इसमें चाइना को देखें, वो भी नाराज़ है, आगे सऊदीज़ भी आने वाले हैं फिर विद ऑल दैट मनी। तो सारे ही जो फैक्टर्स हैं वो हमारी फेवर में नहीं है। लेकिन एक सवाल आता है बासर साहब, जी वो जी। ये है कि हमारा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बहुत बड़ा है, हमारा सिक्योरिटी अपरेटस बहुत बड़ा है। तो क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है, जो हो रही थी,
वो इतना ज्यादा बड़ा इशू बन गया कि हम अपनी काउंटर टेररिज्म को भूल गए। मतलब इतनी बड़ी हमारे पास फौज है, इतनी बड़ी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये कैसे हो जाता है कि जी ठीक है पॉलिटिकल मामला तो ऐसे चल रहे हैं, तो जो जो लोग जिनका काम ही ये करना होता है, वो जाहिर बात है, ये हज़ारों लाखों में लोग हैं, कोई 100 में तो नहीं है। मतलब आपके मुकाबले में 8-10 हज़ार टीटीपी के लोग हैं, कोई थोड़े से बलोच हैं, थोड़े से और मिलिटेंट्स हैं। तो मतलब ये इतनी बड़ी फौज और इतना बड़ा अपरेटस, ये कैसे डाइवर्ज हो जाता है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में तो मसरूफ हो गया, लेकिन उनको ये करना जो है भूल गया। देखिए चीमा साहब, इसीलिए ये जो थ्रेट्स हैं या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको इसीलिए एसिमेट्रिक कहा जाता है कि इसमें जो कन्वेंशनल और न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी है वो इररेलेवेंट हो जाती है। राइट। ये इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी इसीलिए एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट है कि इसमें आपकी कन्वेंशनल और न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी मैटर नहीं करती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लाख है, वो कितने सौ या कितने हजार है। उन्होंने आपको हिट करना है, हिट करके भाग जाना है। राइट। गुरीला वॉरफेयर, हिट एंड रन है, या इंसर्जेंसी करेंगे। पिक बैटल्स तो वो टैंक लेके तो आ नहीं रहे, उनके पास नहीं है। रियासत पाकिस्तान को फिजिकली तो टेक ओवर नहीं कर सकते, लेकिन हम और बात कर रहे हैं। हम ज्यादा रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहे हैं। और रिलेटिव टर्म्स में बात यह है कि एक एक फ्रेमवर्क है जिसको कहते हैं मोटिवेशनल एक्टर मॉडल। मोटिवेशनल एक्टर मॉडल वर्सेस रैशनल एक्टर मॉडल। रैशनल एक्टर मॉडल तो ये होता है कि आप अपना एनिमी देखोगे, उसकी स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ देखोगे, फिर एंगेज करोगे या नहीं करोगे। वर्सेस आप एक जो मुद्दा आप रेज कर रहे हैं कि ये लोग हैं, आते हैं फट जाते हैं। राइट। रुक के नहीं दे रहे, काबू में नहीं आ रहे, मारो फिर निकल आते हैं, फिर निकल आते हैं, तो क्या हो रहा है? तो फिर आप रैशनल एक्टर मॉडल के अगेंस्ट एक मोटिवेशनल एक्टर मॉडल लाते हैं। मोटिवेशनल एक्टर मॉडल की जो तीन फैक्टर्स है नकीमा साहब, उसके अंदर आपकी आइडेंटिटी फ्यूजन, आपकी इडियोलॉजिकल हार्डन एटीट्यूड और कोर वैल्यूज, ये मैटर करती हैं। आपकी स्ट्रेंथ मॉडल नहीं करती। सो इट इज नॉट अबाउट योर मिलिट्री फॉर्मिडेबिलिटी विच काउंट्स इन द रैशनल एक्टर मॉडल, इट इज योर इडियोलॉजिकल फॉर्मिडेबिलिटी दैट मैटर्स। अगर आप इडियोलॉजिकली फॉर्मिडेबल है और आपकी एक आइडेंटिटी फ्यूजन है और आप अपने कोर वैल्यूज में इन्वेस्टेड है फॉर राइट और रॉन्ग रीजंस, तो यू विल गिव अ टफ फाइट। और वो टफ फाइट आप दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हमें ये समझना चाहिए। तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कितनी बड़ी फौज हो, लेकिन है जब आपका ये खुल के बात फिर करनी पड़ेगी कि जब आपका जो स्पाई चीफ है वो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की लेजिस्लेशन के लिए वोट्स जो है उनको मैनेज कर रहा हो, लोगों को उनके कमरों से उठा रहा हो या उनको पाबंद कर रहा हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए उसकी मदद कर रहा हो, तो फिर किस तरह से काउंटर टेररिज्म जो है वो सफर नहीं करेगा? तो ये रॉन्ग प्रायोरिटीज की ही बात है। ये नंबर्स की बात नहीं है। नंबर्स की बात होती तो अमेरिका अफगानिस्तान में कभी नहीं आता, रशिया अफगानिस्तान में कभी नहीं हारता। ये एसिमेट्रिक थ्रेट है। ये मोटिवेशनल एक्टर, मैं इसीलिए मैंने तवातुर से अर्ज किया चीमा साहब कि हमारा मोमेंटम टूट गया है। हमारी एनालिटिकल स्किल्स उतनी शार्प नहीं रही कि हम इस एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट की नुआंसेस को समझ सकते और उसके हिसाब से हम अपने रिस्पॉन्सेस को फिर टेलर करते। यानी अगर हम मोटिवेशनल एक्टर मॉडल समझ जाएं तो फिर हम उन नैरेटिव्स के ऊपर काम करेंगे। हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बजाय ऑर्गेनिकली डेमोक्रेसी को इवॉल्व होने देंगे। यानी ये सारा मुद्दा जाके रुकता है या शुरू होता है उस मुहिम के आगाज से जिसमें यह फैसला कर लिया गया था कि कुछ भी हो जाए, बाय हुक और बाय क्रोक, मियां नवाज शरीफ को हटाना है और इमरान साहब को लाना है।
और वो धरनों से शुरू हुआ जनाब, और 2018 के इलेक्शन की रिगिंग पे जाके खत्म हुआ, और फिर वो एक ना रुकने वाला सिलसिला है जिसमें अब हम धंसते चले जा रहे हैं। तो इसके अंदर ही जवाब देख ले। रियासत बिल्कुल आपकी सही। स्ट्रांग है, रियासत आपकी बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर ये क्यों एक दिन में चार धमाके होते हैं? हमारी इंटेलिजेंस के कहाँ पे गैप्स है? ठीक है ना, जो दो अटैक है वो सुसाइड अटैक्स है। सुसाइड अटैक जो है वो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है किसी मिलिटेंट ग्रुप की, जो वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऑन वीकली बेसिस, अब कर रहे हैं, हम क्यों रोक नहीं पा रहे? तो आई थिंक ये वो चीजें हैं जिनके हमें, ये इट्स अ बिटर ट्रुथ एंड बिटर रियलिटी, बट वील हैव टू ग्रैपल विद इट वन वे और दी अदर। इनसे वी कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम इट। इंशाल्लाह। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रियासत मजबूत है, लेकिन प्रायोरिटीज चेंज हो जाना, बिल्कुल आपने इसको सही जो है वो हाईलाइट किया। और चेंज जब नहीं चीमा साहब, गलत प्रायोरिटीज, गलत प्रायोरिटीज। और और जेडी शायद हथ पाया बड़ा गर्क करके साइड कर देता है। मतलब ठीक है, ऐसी बात भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 70-75 साल से ये मुल्क चल रहा है बादशाह साहब। मर्जी और है यार, ठीक आइंदा भी चलता रहेगा इंशाल्लाह। है, नहीं और हम चलता तो रहेगा। मसला ये नहीं है कि चल रहा है, मसला ये है कि क्या ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे नहीं चलेगा इंशाल्लाह, बहुत बेहतर वो वो जो चलेगा। वो जो आपकी जो किताब, रिसर्च, बड़ाइच साहब की किताब नहीं है, ये कंपनी नहीं चल सकती। वो वो मेरा कंपनी ख्याल हमने है। ब्लेड के वो कंपनी हमने ब्लेड की अडेला भेज दी है। अब नई कंपनी जो है ना, उसके बारे में सुहेल बड़ाई साहब को लिखना चाहिए, कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। सो लिहाजा वो किताब रिडेंडेंट है, और सुहेल बड़ाई साहब की बात ठीक हो गई है। और कंपनी आपको पता बैंकरप्ट हो चुकी है, उसके एसेट्स बिक चुके हैं, नीलाम हो चुकी है उसके, बल्कि उसके जो शेयर होल्डर हैं वो इस वक्त छुपे हुए हैं। सो उस कंपनी का कोई हाल नहीं है। तो लेट्स सी। आई थिंक एक सेंटेंस हमें, वी नीड सम सीरियस इंट्रोस्पेक्शन। और यस। सारे जितने जितने स्टेक होल्डर्स हैं, दे नीड टू टेक टू स्टेप्स बैक, calm down, take a deep breath, not one, two deep breaths, and rethink the whole, the whole scenario. अगले दिन We वो हमारे have दोस्त हैं कामरान यूसुफ साहब, उन्होंने कोई बात की है। उन्होंने कहा जी कि सारे पाकिस्तान के ये जो मनी चेंजर्स हैं और ये सारे लोग इकट्ठे हुए थे, तो उनको था कि हमें एक बड़ी शख्सियत मिलने जा रही है, तो पता नहीं हम उनको मशवरे देंगे कि डॉलर को ऐसे कंट्रोल करना है, डॉलर को ऐसे कंट्रोल करना है। वो शख्सियत आई, उन्होंने 2 मिनट बात की उन तमाम बड़े लोगों से, और उन्होंने कहा जी कि हमें जो डॉलर है वो इस वक्त 300 पता नहीं 6 पे है, हमें ये 250 पे चाहिए। और इस पे जो है वो वी वांट इट एट 250, और ये आप हमें करके दें। और सुनने में आता है कि 1.5-2 मिनट बाद वो शख्सियत चली गई, और वो लोग बैठे रहे वहाँ पे। दोबारा उनको पैगाम भेजा गया कि वो लोग आपसे बात करना चाहते हैं, उन्होंने कहा हम नहीं बात करना चाहते। तो उस दिन से वो जो है वो चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई। मैं ऑन नहीं कौन नहीं, मैं अब इस पे मुझे थोड़ा सा मुझे एक मिनट, तो मेरा ख्याल है इसी चंद तरह। सेकंड, चंद हाँ। सेकंड, चंद सेकंड दीजिएगा। देखिए, ये जो क्रूसेडर अप्रोच है ना, डंडा लेके जो इकोनॉमी ठीक करने वाली अप्रोच है, जब डंडा चलना बंद होता है तो इकोनॉमी वापस उधर ही चली जाती है। इकोनॉमी को ठीक होने के लिए टाइम लगेगा, उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। आपकी करेंसी जब अपनी मार्केट वैल्यू में स्ट्रांग होगी, उसके पीछे एक स्ट्रांग इकोनॉमी होनी चाहिए। ये हो नहीं सकता कि आपकी इकोनॉमी बैंकरप्ट हो और डंडे से आप किसी को 2 मिनट कहें और डॉलर 250 पे आ जाए। ये वो ये वो इसहाक डार अप्रोच जो है, डारनोमिक्स ने पहले बेड़ा गर्क किया, आइंदा भी करेगी। खैर, एज आई सेड, हमें इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, एंड जिसका काम है चीमा साहब वो करे। सही ये कह मेरा रहे हैं। ख्याल है, ये वो डंडे वालों का काम नहीं है, उनका जो काम है वो करें। टेररिज्म को नीचे आए जी, या बहुत जुल्म हो रहा है इस मुल्क में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अब्दुल बासित साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। और आपने बड़े पर्टिनेंट और बड़ा रैशनल आर्गूमेंट हमारे साथ शेयर किया। अपनी ओपिनियन का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।